अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नासिर अब्बास, लेक्चरर फ़िज़िक्स डीपीएस कॉलेज उकाड़ा। तो बच्चे, लास्ट टाइम हमने दो न्यूमेरिकल किए थे अकॉर्डिंग टू न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ। तो आज हमने एक और रिलेशन देखना है जो का दोनों लॉज न्यूटन के ही हैं। एक है न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ जो 5th चैप्टर में पढ़ा है, और दूसरा जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है जो आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा है। दोनों के बीच में एक रिलेशन है, आज उसको आप समझ सकेंगे। कंसिडर कि अर्थ है, इसका मैस me है। एक और बॉडी कंसिडर करते हैं जो अर्थ के ऊपर है, लेट उसका मैस स्मॉल m है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ दोनों बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। दोनों के बीच में एक म्यूचुअल फोर्स है जिसे F कहते हैं, और वो अट्रैक्टिव फोर्स है। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन लॉ दो ऑब्जेक्ट में दुनिया में, यूनिवर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। तो आप हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये मैस है, मैस ऑफ अर्थ है, और यहाँ पे एक बॉडी जो अर्थ के ऊपर है कुछ r डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ये r जो डिस्टेंस है ये अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस लिया गया उस बॉडी के सेंटर तक। तो लास्ट टाइम यही पढ़ा था कि जब भी ग्रेविटेशन लॉ आपने पढ़ना है, आपने दो बॉडीज़ कंसीडर करनी है, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस आपने मेजर करना है वो सेंटर टू सेंटर करना है। तो इन दो बॉडीज़ के बिटवीन जो डिस्टेंस है r, ये सेंटर टू सेंटर है। अब अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन लॉ अर्थ इस मैस m पे एक फोर्स अप्लाई करती है, लेट दिस फोर्स इज़ F1, और इसी तरह मैस m भी इस अर्थ पे एक फोर्स अप्लाई करता है, और वो हम F2 कह देते हैं। लेट दोनों फोर्सेस इक्वल हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन हैं। आप रिकॉल करें 3rd चैप्टर को, जब आपने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यहाँ पे देखिए कि जो मैस अर्थ का मैस है, ये अर्थ इस मैस पे, इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रही है m पे। लेट दिस इज द बॉडी, फर्स्ट बॉडी, एंड दिस इज सेकंड बॉडी which is on earth. तो फर्स्ट बॉडी अप्लाई a force on mass body, second body, that force is F, and also the second body apply the force F on first body. अगर ये जो फर्स्ट बॉडी इस पर सेकंड बॉडी पे फोर्स लगा रही है, इसे अगर एक्शन ले लिया जाए और जो बॉडी फर्स्ट बॉडी पे फोर्स लगा रही है अगर उसको रिएक्शन ले लिया जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। और यही थर्ड लॉ ऑफ मोशन था जो आपने 3रे चैप्टर में पढ़ा था। तो बच्चे यहाँ पे ये देखेंगे, द फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट बॉडी on the second body is action, and the force applied by the second body on the first body is reaction, then Newton gravitation law is similar to the Newton's third law of motion.
मोशन। इस बात को तो आप जान चुके कि ये बिल्कुल थर्ड लॉ की तरह है। अगर ये थर्ड लॉ की तरह है तो गौर करें, जब मैस अर्थ इस बॉडी m पे सेकंड बॉडी पे जब फोर्स अप्लाई करती है, वो फोर्स और जो सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पे फोर्स अप्लाई करती है वो फोर्स दोनों इक्वल हैं। तो देन ये बॉडी इसको अट्रैक्ट कर रही है और ये बॉडी इसको अट्रैक्ट कर रही है। आप रिकॉल करें, लास्ट टाइम फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि न्यूटन के सर पर एप्पल गिरा था। वहाँ से ये पता चला था कि अर्थ जो है वो एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है। तो इसी दौरान हम ये भी कह सकते हैं कि एप्पल भी तो अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, जो कि सही है अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, तो फिर जो एप्पल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कहाँ पे है, वो हमें नज़र नहीं आ रही। एप्पल को अट्रैक्ट करना चाहिए और वो हमें नज़र आना चाहिए। हालांकि अर्थ तो एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है और वो हमें नज़र भी आता है कि एप्पल मूव करके अर्थ के ऊपर गिरता है, लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है वो हमें नज़र नहीं आता। बच्चे, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को याद करना है कि उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, F = ma। तो हमने ये पढ़ा था कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एक्सेलरेशन के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द बॉडी। यहाँ पे आप ये सीख सकते हैं कि अर्थ का जो मास है वो बहुत ग्रेटर है, और इसको मैं ये फर्स्ट बॉडी के लिए, सेकंड बॉडी के लिए लिख लेता हूँ, और फर्स्ट बॉडी के लिए क्योंकि अर्थ का है तो उसका मास मैं me लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। फर्स्ट बॉडी अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जिस बॉडी का मास कम है उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, और जिस बॉडी का मास ज़्यादा है उसका एक्सेलरेशन कम होगा। यहाँ पे इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। अब अगर स्मॉलर बॉडी है तो उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और क्योंकि मास ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा है एक उस मास से जो अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस बॉडी का मास, अर्थ का मास इतना ज़्यादा है कि एक्सेलरेशन बहुत कम पैदा होगा। इसीलिए तो अर्थ की तरफ एप्पल मूव करता है, क्योंकि एप्पल का जो मास है वो बहुत कम है और अर्थ का मास जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो अर्थ में एप्पल एक्सेलरेशन नहीं पैदा कर सकेगा, जबकि जो अर्थ का मास है वो जो फोर्स अप्लाई करेगा एप्पल के ऊपर, उसमें एक्सेलरेशन वो फोर्स पैदा कर सकती है क्योंकि उसका मास कम है। उम्मीद है आप इस टॉपिक को आसानी से समझ गए होंगे। हालांकि दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट था वो यही है कि एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द मास ऑफ द बॉडी। इसीलिए एप्पल जो है कम मास होने की वजह से अर्थ की तरफ मूव करता है, जबकि अर्थ एप्पल की तरफ मूव नहीं कर सकती क्योंकि इतना बड़ा मास है और इसमें एक्सेलरेशन उस फोर्स से जो एप्पल लगा रहा है पैदा करना बहुत मुश्किल है। तो दोबारा रिव्यू करते हैं बच्चे आज का टॉपिक कि ग्रेविटेशन लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ में क्या कोई सिमिलैरिटी है। तो उसमें हमने ये देखा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ दोनों बॉडी एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखती हैं। एक बॉडी दूसरे पे फोर्स अप्लाई करती है, अट्रैक्ट करती है, तो फर्स्ट बॉडी पहली बॉडी पे सेकंड बॉडी को अट्रैक्ट करती है। जैसे ये हमने एक अर्थ का मास कंसिडर कर लिया, उस पे एक और बॉडी अर्थ के ऊपर कंसिडर कर ली जिसका मास स्मॉल m है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ हम ये कहते हैं कि ये मास भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है और अर्थ भी इसको अट्रैक्ट कर रही है। तो दोनों फोर्सेस इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हैं। तो दोनों
फोर्सेस बिल्कुल जो एक्शन है इनका ये ऐसे ही है जैसे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में है कि न्यूटन थर्ड लॉ में क्या है कि एक्शन, अगर एक बॉडी दूसरी पे फोर्स अप्लाई कर रही है वो एक्शन है, और दूसरी बॉडी पहली पे फोर्स अप्लाई कर रही है वो रिएक्शन है। जैसे बुक लाइंग ऑन द टेबल, आप बड़ी फेमस एग्जांपल ये जानते हैं। अब जो बुक का वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है और जो वो हम एज ए एक्शन ले लेते हैं, और जो टेबल का रिएक्शन है वो वर्टिकली अपवर्ड है। अब दोनों फोर्सेस, दोनों एक्शन और रिएक्शन इक्वल हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। ये न्यूटन थर्ड लॉ है और यहाँ पे भी सेम ही है। एक बॉडी दूसरी पे फोर्स अप्लाई करती है और दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे फोर्स अप्लाई करती है। दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम है और इसीलिए हम कहते हैं कि दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं। सो ये न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मैनिफेस्टेशन है, मीन सिमिलर टू, उसके साथ मुताबिकत रखता है। उसको आगे समझने के लिए एक अक्सर क्वेश्चन ये किया जाता है कि अगर दोनों फोर्सेस ही इक्वल हैं तो देन कोई चीज़ भी ऊपर फेंकी जाए वो ज़मीन की तरफ ही क्यों गिरती है? ज़मीन उस पर इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, क्या उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर जो बॉडी ऊपर फेंकी गई है उस पर ज़्यादा है और दूसरी बॉडी की कम है? ऐसा नहीं है। इसका कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का कहा है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैस के। मतलब क्या हुआ कि जिस बॉडी का मैस ग्रेटर है वो दूसरी बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई करेगी, अगर वो स्मॉलर बॉडी है पहली बॉडी से, तो वो फोर्स उस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा कर सकती है क्योंकि सेकंड बॉडी का जो मैस है वो कम है। इसी तरह जो सेकंड बॉडी है वो पहली बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा कर सकती है, लेकिन अगर पहली बॉडी का मैस बहुत ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन बहुत कम होगा, क्योंकि इसीलिए अर्थ का मैस इतना ज़्यादा है, इसमें एप्पल के लिए एक्सेलरेशन पैदा करना बहुत मुश्किल है। इस फोर्स से इस बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं पैदा हो सकता क्योंकि इसका मैस बहुत ग्रेटर है। तो मैस जो है वो एक्सेलरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।